to all of you guys on our LLTC ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। LLTC के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत है। कुछ छात्र ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बोल रहे थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर के आसपास हो जाते हैं, लगभग आसपास मत कहिए बल्कि क्लियरली कहते हैं हम, 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, या और भी जूम ऐप वगैरह या ब्लू जीन्स ऐप हैं, उनके माध्यम से भी आपको कुछ दिन वेट कीजिए, आप कुछ दिन के बाद ये आपको मिलेगी। और वहीं पे आपके जितने भी पढ़ाई के दौरान समस्याएं पैदा हुई होंगी, सारे वीडियो को आप देख करके और उससे आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग जल्द ही तैयार कर रहे हैं। चलिए अब हम लौटते हैं अपने चैप्टर पर। आपको जो चीज़ हम पढ़ाए थे, अब आप एनर्जेटिक होकर के और कॉपी पेन निकाल लीजिए सामने और नोट को निश्चित रूप से करते चलें। ये बात हम आपको बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अभी का खिलवाड़ आपके लिए आगे जहर साबित हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से अनुशासनबद्ध होकर के आप पढ़ते चलें, ताकि आगे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के समय रहे या ना रहे, इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। हालांकि समय तो दी जाएंगे काफ़ी, आप चिंता ना करें। चलिए लौटते हैं हम पीछे। तो हमने जो पढ़ा था उसके बारे में पहले आपको रिमाइंड करा देते हैं। हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़े थे ना। डाइपोल किसको कहते हैं? तो जब दो सिमिलर चार्ज अमाउंट में पर बिहेवियर में अपोजिट कम डिस्टेंस के साथ एक दूसरे के पास आ जाएं, तो जो अरेंजमेंट बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको डाइपोल कहते हैं। डाइपोल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डाइपोल मोमेंट P = होता है आइदर चार्ज, मैंने किसी एक चार्ज का अमाउंट ले लीजिए और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग अक्सर 2a मानते हैं। 2a क्यों मानते हैं ये वीडियो में आपको पता चल गया है, क्योंकि 2a मानिएगा आप तो आगे के एक्सप्रेशन को सोल्व करने में आसानी होता है। ऐसा 2a हम लोग इसलिए मानते हैं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं हम, क्योंकि बीच में हम लोग सेंटर O मानते हैं। 2a मानने से क्या होता है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। इधर को भी a मान लेते हैं, इधर को भी a मान लेते हैं। तो चलिए Q × 2a डाइपोल का लेंथ, ये होता है डाइपोल मोमेंट। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डाइपोल लेंथ के एलोंग जो लाइन जाता है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, और डाइपोल के मिड पॉइंट जो O माने हैं उससे जो लाइन जाता है उसको इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। जरूर याद रखिएगा आप, इसको एक्सियल लाइन और इसको इक्वाटोरियल लाइन। हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ लिया था कि एक डाइपोल के वजह से जो एक्सियल लाइन बनेगा, इस लाइन पर कोई एगो बिंदु मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, वह मान लीजिए कि सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर है। तो इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाले थे एक्सियल पॉइंट पर, E = 2kpx / x² - a² का होल टू दी पावर 3/2। बाद में हम केस मान लिए थे कि डाइपोल का लेंथ बिल्कुल कम हो और ये पॉइंट काफ़ी दूर हो, तो आप एक को निगलेक्ट कर दीजिएगा, और एक को निगलेक्ट करने के बाद आपको मिला था 2kpx³। तो जब कभी भी जेईई मेन या एडवांस या नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे, डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है और सब कुछ दिया हुआ रहेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, तो आप सिंपल इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, एक्सियल पर 2kp/x³ का, जो केस फर्स्ट में आया था। अब हम बात करते हैं, हमको दूसरा अब एक्सप्रेशन पढ़ना है बबुआ, और दूसरा एक्सप्रेशन होगा मेरा, अब एक्सियल लाइन के बारे में बात खत्म कीजिए। अब मेरा होगा जो इक्वाटोरियल लाइन, आप जानते हैं ना, EQUATORIAL इक्वाटोरियल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्सियल, और जो वर्टिकल लाइन है उसको इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। तो अब आपका अगला एक्सप्रेशन है कि एक डाइपोल के वजह से जो इक्वाटोरियल लाइन है, इस लाइन पर कोई बिंदु हम मान लिए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी वैल्यू क्या होगा? तो मेरा अगला हेडिंग होगा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में हम बोल दे रहे हैं क्लियरली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए उस बिंदु पर जो बिंदु किसी डाइपोल के इक्वाटोरियल लाइन पर हो। आइए अब हम इसको मिटा करके और हेडिंग दिला देते हैं, फिर फिगर, और फिगर को समझाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपके सामने यहाँ हेडिंग है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप पहले हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि नीचे स्पेस कम है इसलिए हेडिंग को अभी हम मिटा दे रहे हैं और उसके बाद हम फिगर छापते हैं।
अब फिगर आपके सामने है। पहले तो हम एक डाइपोल खींच लेंगे आराम से, -q और इधर दे दीजिए आप +q। ध्यान रहे आप +q यहाँ भी कर सकते हैं, -q यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको बॉन्डिंग नहीं है। अब बीच में हम सेंटर ले रहे हैं क्योंकि इक्वाटोरियल लाइन पर कहा है ना। पहले इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं, लेंथ कितना है तो 2a बटेगा ई, इधर हो जाएगा a और यहाँ से इधर भी a। आराम से आप फिगर छापिएगा, पहले आप देख लीजिए फिर वीडियो को बैक कर करके फिगर छाप लीजिएगा आप। अब इक्वाटोरियल लाइन किसको कहते हैं तो डाइपोल के मिड पॉइंट से जो लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। चलिए हम यहाँ तक ले रहे हैं, इसको मान लिए पॉइंट P। अब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डाइपोल के वजह से। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग, उसमें भी सेंटर से वहाँ तक x माने थे, यहाँ भी हम x ही मानेंगे। चलिए मान लेते हैं x। कोई प्रॉब्लम? इस पॉइंट पर आपको निकालना है तो आप जान रहे हैं कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भी होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कई बार समझा चुका है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पॉइंट पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्वयं रख के सोचिए। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव इसलिए ताकि हमको डायरेक्शन का पता चले, तो जब यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन। तो आप जानते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन करता है और लाइक चार्ज रिपल्सन, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, देखिएगा इधर इस डायरेक्शन में जाएगा। चलिए हम पॉइंट P को यहीं मान ले रहे हैं। यहाँ से रिपल्सन होगा क्योंकि यहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो इधर की तरफ हो जाएगा। इसको हम लोग मान ले रहे हैं E1। अब यहाँ माइनस है, यहाँ हम प्लस रख के चेक करते हैं ना डायरेक्शन, तो प्लस माइनस अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसको खींचने की तरफ होगा, यानी इधर की तरफ होगा। इसके वजह से उधर की तरफ होगा, इसके वजह से इधर की तरफ होगा। अब हमारे पास एक बड़ी समस्या आ गई कि आखिर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो कितना, और होगा भी तो उसका डायरेक्शन किधर होगा। आइए उसका हम क्लियरिफिकेशन करते हैं हम आपको। आप इसको मान लीजिए कि थीटा है, यहाँ भी थीटा मान लीजिए। ये तो भाई परपेंडिकुलर है, जस्ट मिड में है ना ये पॉइंट। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये चूंकि कर्व है और जब कर्व में गया है तो ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ओरिजिनल डायरेक्शन का पता चलेगा। इसी के समांतर पैरेलल एक लाइन हम खींच दिए तो जितना एंगल यहाँ थीटा है उतना यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ है ना यहाँ भी। तो हम लोग मान लेते हैं इसको एंगल थीटा। अब ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा, जिसके साथ एंगल है वो हो जाएगा E1 कोस थीटा। ये आप बहुत अच्छी तरह से 11th में पढ़े हैं। और इधर इसका चूंकि ये इस ओर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा E1, ये कोस था तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। प्लस Q चार्ज से क्लियर कर लिए, E1 साइन थीटा उधर गया, E1 कोस थीटा इधर गया। अब इसके वजह से क्लियर करते हैं, ई नीचे की तरफ है और इसी की तरह कर्व भी है, यहाँ भी एंगल बनेगा थीटा। थोड़ा देखिएगा, फिगर खिचमिच हो रहा है लेकिन अगर आप अच्छा से समझें तो फिगर को समझ लीजिएगा। यहाँ भी एंगल कितना बनेगा थीटा। अब देखिएगा ये चूंकि इधर की तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट इसके साथ एंगल बन रहा है तो इधर चला जाएगा, यानी E2 कोस थीटा। और इधर के था ना तो एक इधर की तरफ आ जाएगा E2 साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि -Q और +Q चार्ज है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = KQ/R² होता है। तो डिस्टेंस का हमको तो निकालना ज़रूरत है भाई। तो इसके बीच डिस्टेंस निकालिएगा तो हो जाएगा, पहले से आपको पता है ये है A, ये है x, परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा √A² + x²। सेम यहाँ भी हो जाएगा A²
प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से क्या पा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, चार्ज के अमाउंट भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके वजह से दोनों की वजह से यहाँ सेम होगा, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल बचेगा वो माइनस चार्ज की तरफ होगा, और वो कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होगा E1 कोस थीटा प्लस इधर ही की तरफ E2 भी है तो E2 कोस थीटा। बाकी ये तो कैंसिल कर गए, अब इसी को हम आगे सोल्व कर देंगे, मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब आप फिगर को पहले क्लियरली छाप लीजिए, या हम एक बार फ्रेश बड़ा सा छाप दे रहे हैं और उसके बाद इधर लैंग्वेज लिखवा के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लैंग्वेज में आप जान रहे हैं कैसे लिखना है आपको। एक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज मान लेते हैं, यहाँ A B है, बाकी सब आपको पता है, मिड पॉइंट O है, डाइपोल लेंथ 2a है, P पॉइंट माने है इक्वाटोरियल लाइन पर जिसका डिस्टेंस x है, वगैरह वगैरह भी आप देख लीजिए। लैंग्वेज आपके सामने है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a लेंथ का हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माने हैं, हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। लेट p इज ए पॉइंट, माने एक पॉइंट p को माने हैं ऑन द इक्वाटोरियल लाइन एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O, यानी पॉइंट O से इक्वाटोरियल लाइन पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट p माने हैं हम। Here E1 and E2 be the electric field intensity due to charge plus q and minus q as shown in figure। प्लस क्यू के वजह से E1 है और माइनस क्यू के चार्ज की वजह से E2 है। ये डायरेक्शन दिखाए हैं हम, E यहाँ पे है पॉइंट P पर E1 और E2। अब बाद में इसको हम कंपोनेंट में बांटे तो E1 साइन थीटा ऊपर गया, E2 साइन थीटा नीचे आया, और आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं अगर E1 और E2 बराबर हो जाए तो हमको यही चीज़ आगे शो करना है। और आप बाकी देखें तो टोटल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ है इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल वाला केस में, और दोनों एक ही तरफ है, ये दोनों जुड़ जाएगा ऑल ओवर। चलिए इसको अगर आप उतार लिए होंगे वीडियो को पॉज करके तो आगे हम सीधे चलते हैं स्टेप वाइज, आगे बढ़ रहे हैं हम। सीधे लिखेंगे यहाँ नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, कहाँ भाई, तो P पर, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, माने इस चार्ज की वजह से इस पर, तो कितना उसको माने हैं हम E1 ड्यू टू चार्ज प्लस Q। E1 माने हैं तो E1 का वैल्यू, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है पर वेक्टर को हम नहीं लेके चल रहे हैं तो आगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आप देखिए। तो E1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं सिंपल फार्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर होता है ना, तो चार्ज आप देखिए Q है तो ठीक है, ये Q यहाँ कोई डाउट नहीं, R स्क्वायर मतलब इस जिस पॉइंट पर निकालना होता है उससे चार्ज के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस से ये A है, ये x है, तो कर्ण का स्क्वायर आप जानते हैं, लंब और आधार का स्क्वायर का ऐड, तो वही करके हम अंडर रूट कर दें। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है तो सीधे यहाँ लिख दीजिए A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि R स्क्वायर होता है मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए कुछ देर के लिए, सिस्टमेटिक आप चलते रहिए। अब वहाँ के बाद इक्वेशन फर्स्ट के बाद आगे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब माइनस चार्ज की वजह से यहाँ तो उसको हम लोग कितना माने हैं, तो इधर की तरफ डायरेक्शन था तो इसको माने हैं E2, तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू वही बात K और चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हो जाएगा यहाँ या E2 इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। आप क्या पाइएगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का वैल्यू, E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू भी हम बराबर देखें, इसलिए हम आगे ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि E1 का जो वैल्यू है वही E2 का भी वैल्यू है, मैंने E1 बराबर E2 हो गया। इक्वाटोरियल के केस में ये बराबर हुआ क्योंकि डिस्टेंस दोनों जगह बराबर था, लेकिन एक्सियल के केस में आप याद करना इधर की तरफ हम पॉइंट माने थे तो डिस्टेंस कुछ अलग था, इसका यहाँ से डिस्टेंस अलग था, यहाँ से डिस्टेंस अलग था, इसलिए उस केस में E1 E2 बराबर नहीं हुआ था। इसमें बराबर होने का मेन वजह हुआ इसका डिस्टेंस। अब इस तरह से लिख करके आगे हम बढ़ते हैं। अब तो E1 E2 को हम बराबर देख लिए, अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन रिजॉल्विंग E1 एंड E2 कोमा वी गेट, इस E1 को और ये E2 को, ये दोनों को रिजोल्व कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ऐसा इसलिए कि साइन थीटा यहाँ भी है, और आप यहाँ से देखिए लिए कि E1 और E2 दोनों बराबर है तो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवार्ड तो एक डाउनवार्ड है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बात को हम लोग लिख लेते हैं क्लियरली, ऑन रिजोल्विंग E1 एंड E2 वी गेट E1 साइन थीटा cancelled E2 sin theta and only वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को खत्म कर दिया, कोलैप्स कर दिया, और सिर्फ बचा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कोस कंपोनेंट कहिए उसको, एंड ओनली कोस कंपोनेंट ऑफ, या ऐसे लिखे ना, एंड ओनली E1 cos theta and E2 cos theta will exist, केवल ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए अब क्लियरली लिख दे रहे हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, अब डाइपोल कह देंगे ना, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बाबू, तो E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा, और चूंकि इसका भी डायरेक्शन उधर ही है E2 का भी, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस E2 कोस थीटा, या E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। ऐसा क्यों, तो चूंकि E1 इज इक्वल टू E2, E1 और E2 बराबर है इसलिए हम इसको यहाँ लिख दिए, या E इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा, ये दोनों को जोड़ दिए तो 2E1 कोस थीटा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं बाकी मिटा करके, या स्टेप को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो E इज इक्वल टू 2 यहाँ लिख दीजिए, E1 का वैल्यू अभी आप निकाले थे KQ, अब इसका स्क्वायर था तो यहाँ आया था A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए, कोस थीटा इधर बच गया, कोस के साथ थीटा आप इसका वैल्यू कहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल, देखिएगा इधर ही शॉर्टकट हम बता रहे हैं आपको, ये उतारना नहीं है, बस खाली समझ लेना है। कोस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है। अब यहाँ थीटा मान लीजिए तो P हो गया, इसके लिए B हो गया, यानी B का वैल्यू हो गया A/H, H या A वाला हो गया, यानी कि अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ हम बैठा देते हैं एक स्टेप अगला स्टेप में, E इज इक्वल टू 2 इंटू KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, कुछ नहीं मैंने पावर 1 है, इंटू कोस थीटा का वैल्यू कितना, तो A अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, रूट ना करके पावर हाफ कर सकते हैं, ये मैथ का बेसिक रूल है, आप इसको पढ़े होंगे, या E इज इक्वल टू 2KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इसको आप यहाँ उतार लीजिएगा ना, जगह होगा आपके कॉपी में तो इसको यहाँ उतार लीजिएगा, चूंकि कोस थीटा बराबर इतना इसलिए इतना वैल्यू जो हम बैठाए हैं। पावर 1 यहाँ था, हाफ यहाँ था, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है तो यहाँ हो जाएगा 3/2। अब देखिए अभी डाइपोल का क्लियर फॉर्म नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू K को इधर रख लेंगे और 2 को इंटर करा देंगे, Q इंटू 2 को यहाँ इंटर करा देंगे 2A, तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया, Q इंटू 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर
के पावर होल पावर 3/2। अब यहाँ लिख सकते हैं Q इंटू 2A को P, चूँकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, चूँकि डाइपोल मोमेंट बराबर जानते हैं Q इंटू 2A होता है, इसलिए E इज इक्वल टू KP बटा A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। ये आपको प्रूव्ड हो गया। लेकिन इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल में इक्वाटोरियल लाइन के बारे में कहेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम केस फर्स्ट मानेंगे। केस फर्स्ट में क्या मानेंगे कि ये जो डाइपोल का लेंथ है, ये लेंथ काफ़ी स्मॉल है और ये पॉइंट काफ़ी दूर है इससे, तो दूर होने की वजह से A को निगलेक्ट कर देंगे और x बड़ा ना हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी दूर हो जाएगा। तब उस स्थिति में जो फार्मूला आएगा उसको हम लोग मानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं केस फर्स्ट। ये यहाँ तक उतारिए आप पहले। जैसे एक्सियल वाला में केस फर्स्ट माने थे, इसमें भी केस फर्स्ट मानेंगे। एक ही केस होगा, वो भी इसलिए क्योंकि जो फार्मूला आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो लिख दीजिए व्हेन पॉइंट P इज वेरी फार अवे, माने पॉइंट P सेंटर O से काफ़ी दूर है, जिससे A काफ़ी कम वैल्यू वाला हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं व्हेन पॉइंट P इज वेरी फार अवे फ्रॉम O, सो x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन A, देन A विल बी निगलेक्टेड। A को निगलेक्ट कर देंगे तो जो फार्मूला आया था E इज इक्वल टू KP अपॉन A स्क्वायर x स्क्वायर के होल टू दी पावर 3/2 आया था। अब A को चूँकि निगलेक्ट कर देना है तो A को निगलेक्ट कर दीजिएगा आप, तो प्लस भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचेगा आपका E इज इक्वल टू KP अपॉन XQ। ये आपका फाइनल आया। जब भी इक्वाटोरियल पर कहेगा तो इस फार्मूला को आप बना के निकालेगा। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ रहेगा कि इतना डाइपोल मोमेंट का एक डाइपोल है, उससे इतना दूरी पर एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले। एक्सियल पर कहेगा तो एक्सियल में याद रखिएगा E इज इक्वल टू आया था 2KP अपॉन XQ, जबकि एक्सियल पर, जबकि इक्वाटोरियल पर KP बटा XQ आया। तो फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि डाइपोल के वजह से इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है कि एक्सियल पर। तो आप देख लीजिए, इक्वाटोरियल पर है KP बटा XQ और एक्सियल पर था 2KP बटा XQ, तो ज़्यादा कहाँ का है, तो एक्सियल पर। यानी इधर अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर तो ज़्यादा वैल्यू आएगा। किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो इक्वाटोरियल के रिस्पेक्ट में। फिर से आप सुन लीजिए कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोगुना होता है। किसका, तो इक्वाटोरियल का। यानी ऑब्जेक्टिव में जब भी आपको पूछे कि डाइपोल के वजह से इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है कि एक्सियल पर, तो योर आंसर विल बी ऑन एक्सियल, यानी एक्सियल पर। अब आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक उतार लीजिएगा। एक्सियल पर ये आया था उसको भी रिमाइंड कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ताकि आपको एक अच्छा फीलिंग आए अपने आप में। इतना ही कहते हैं हम आप। थैंक यू।